बैसला जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और उनकी याद मुझे भी बहुत आती। आज मैंने उनके सुपुत्र को देखा तो मेरी आंख भर आई और वो मुझे याद आए। शानदार आदमी थे। ठंड के महीने में रेल की पटरियों पर लेटा रहा लेकिन अपनी बात मनवा के खड़ा हुआ। इतना इरादे का धनी आदमी था। कोई उसे खरीद नहीं पाया, कोई लालच हिला नहीं पाया, कोई धमकी डरा नहीं पाई। तो उस तरह के बनो, उनके रास्ते पे चलो। हमारे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही संभावनाओं से भरे हुए थे राजेश पायलट जी, जो बहुत दूर तक जाते लेकिन प्रतिज्ञा ने हमारे हाथ से उनको छीन लिया। उनकी और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का जो स्मारक बनने वाला है, मैं उसका आज सवेरे अनावरण करके आया हूँ। भारत के इतिहास में जितना बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का रहा है, इतना ना राजपूतों का रहा ना जाटों का रहा। बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो तो इतिहासकारों ने जिक्र नहीं किया उसका, लेकिन सही बात यह है कि एक वक्त में सारा देश दक्षिण के कुछ इलाके को छोड़ के वो आपके अधीन था, आप राज करते थे उस पर। आज से 40 साल पहले अजगर करके एक संगठन बनाया, अहीर, गुजर, राजपूत, जाट, और कहा कि अगर ये चारों इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली को तो हम हाथ से छीन लेंगे। तो असली जो ज़रूरत है इस वक्त वो एके की है, एकता की ज़रूरत है। 15-20 दिन पहले जो बेनीवाल है, वहाँ का एमपी है नागौर का, उससे किसी ने सवाल किया तो उसने छाती में हाथ मार के कहा कि हाँ, मैं गुजर चीफ मिनिस्टर की हिमायत करूंगा और गुजर को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। सुनने के लिए बेताब हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, सामाजिक सुधार की करते हैं, देश में किसानों की बात करते हैं, न्याय और ईमानदारी की बात करते हैं, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाकर देश का सिरमौर मुकुट जिन्होंने बनाया है और जिनके रहते हुए कोई गोली नहीं चलानी पड़ी, सारे आतंकवादी खत्म हुए, सेना और राज का इकबाल कायम हुआ है, पुलिस का गौरव बढ़ा है। ऐसे बहुत से नए आयाम स्थापित करने वाले 5 राज्यों के राज्यपाल रहने का गौरव और गांव की पंचायत से लेकर देश की संसद तक सदस्य रहने का गौरव जिन्हें है, ऐसे हम सबके आदरणीय महामहिम राज्यपाल मेघालय सम्मान्य श्री सत्यपाल मलिक साहब हम सबको संबोधित कर रहे हैं। गुजर प्रतिहार महाराज श्री मिहिर भोज हमारे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही संभावनाओं से भरे हुए थे राजेश पायलट जी, जो बहुत दूर तक जाते लेकिन प्रतिज्ञा ने हमारे हाथ से उनको छीन लिया। उनकी और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का जो स्मारक बनने वाला है, मैं उसका आज सवेरे अनावरण करके आया हूँ। ये जो गुजर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये आपकी कौम को नहीं बल्कि और लोगों को भी प्रेरणा देगी। कार्यक्रम संयोजक पवन छाबड़ी जी, राम अवतार गुजर जी, हरिराम किवाड़ा जी और बहुत सारे साथियों के नाम हैं। तो मैं सभी को सामूहिक तौर पे प्रणाम करता हूँ और आपसे मैं इतनी दूर से आया हूँ जिस काम के लिए, उस तरफ जाना चाहता हूँ। और वो ये है कि आपका समाज बहुत संभावनाओं से भरा हुआ समाज है। भारत के इतिहास में जितना बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का रहा है, इतना ना राजपूतों का रहा ना जाटों का रहा। बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो तो इतिहासकारों ने जिक्र नहीं किया उसका, लेकिन सही बात यह है कि एक वक्त में सारा देश दक्षिण के कुछ इलाके को छोड़ के वो आपके अधीन था, आप राज करते थे उस पर। खैर, अभी भी कोई देर नहीं हुई है अगर हम सब मिलके, मुझे याद है चौधरी चरण सिंह ने आज से 40 साल पहले अजगर करके एक संगठन बनाया, अहीर, गुजर, राजपूत, जाट, और कहा कि अगर ये चारों इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली को तो हम हाथ से छीन लेंगे। तो असली जो ज़रूरत है इस वक्त वो एके की है, एकता की ज़रूरत है। पिछले
15-20 दिन पहले जो बेनीवाल है, वहाँ का एमपी है नागौर का, उससे किसी ने सवाल किया तो उसने छाती में हाथ मार के कहा कि हाँ, मैं गुजर चीफ मिनिस्टर की हिमायत करूंगा और गुजर को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। तो आपके राजस्थान में आपका चीफ मिनिस्टर होगा तो आपके लड़कों को नौकरी मिलेगी, आपका चीफ मिनिस्टर होगा तो आपके काम होंगे, आपका विकास होगा। अब दिक्कत ये हो रही है कि जिनका चीफ मिनिस्टर होना चाहिए उनका चीफ मिनिस्टर हो नहीं पाता है। तो ये तब होगा जब आप, जैसा फैसला जी ने कहा, उस तरह से अपनी एकता प्रदर्शित करोगे तो कोई दिन दूर नहीं है जब आपका चीफ मिनिस्टर ना हो। हम तो जाट तो बहुत तादाद में है राजस्थान में, लेकिन भाई भाई को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए आज तक चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं। बनोगे तब जब इकट्ठा रहोगे। तो कम से कम आप इकट्ठा रहो तो फिर हम भी आपके लिए, आपके साथ लगेंगे और आपकी मदद करेंगे। आज का जो ये एजेंडा है, मुझे इन्होंने पकड़ाया हमारे किवाड़ा जी ने, इसमें मुझे 2-3 चीज़ें कहनी है। सबसे पहली तो किसानों के संदर्भ में, दूसरी शिक्षा के संदर्भ में, तीसरी महिलाओं और बच्चियों के संदर्भ में। आप अब ये किसान आंदोलन से गुजरे हो, उस किसान आंदोलन जैसा आंदोलन दुनिया में कभी नहीं हुआ कि जिसमें लाखों लोग 6 महीने आपकी, बल्कि 1 साल दिल्ली की सीमा पे बैठे रहे। मैं गवर्नर था, आराम से था। मेरा तो राजभवन आके देखो, देश का सबसे खूबसूरत राजभवन है। मुझे क्या ज़रूरत थी झंझट लेने की, और आज भी मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इतनी दोपहर में जगह जगह घूमूं। मैं महीने में आज भी 4 पब्लिक मीटिंग करता हूं। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, सब पद मेरे पास रह चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि किसानों की इज्जत और साख कायम रहनी चाहिए। उस आंदोलन में जब 4 महीने तक कोई बात नहीं हुई किसानों से, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। ये अखबार वाले लिख देंगे प्रधानमंत्री पे हमला किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको बहुत मानता हूं, लेकिन जब हमारी गर्दन पे टांग आएगी तो हम उसे ज़रूर उखाड़ेंगे। मैंने उनको कहा कि ये 4 महीने से बैठे हैं, किसी ने बात नहीं की, इनके 600 लोग मर चुके हैं। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से चिट्ठी जाती है संवेदना की, इनके लिए कोई बोला नहीं है, आप इस मामले को निपटाओ। उन्होंने कहा छोड़ो सतपाल, चले जाएंगे। मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने कहा नहीं साहब, ये जाएंगे नहीं, ये जब आप चले जाओगे तब जाएंगे। और आप इस बात को जानते नहीं हैं कि आपने किन लोगों से पंगा लिया है। सिख तो यहाँ कोई नहीं है भीड़ में, उनकी गैरहाजिरी में मैं कह रहा हूँ। उनके तो गुरु ने अपने 4 बेटे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और वो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से, मैं कहे 300 बरस भी नहीं भूलते हैं, इनका मत अपमान करो। मिसेज गांधी ने वो ब्लू स्टार किया था, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे उसने महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे, उनने कहा फूफी आप तो ये सब नहीं मानती थी। उसने कहा तुझे पता नहीं है, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ है वो जिंदा नहीं है आज, ये मुझे मार देंगे। और वही हुआ, वही जनरल वैद्या के साथ हुआ, उसको पुणे के बाजार में जाके मारा। तो मैं कहा साहब ये जो बिरादरियां हैं, इनको जान के इनसे पंगा लेना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि इनका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये हमारे वाले हैं, ये तो भरतपुर का दरवाजा उखाड़ लाए थे, ये तो हर 6ठे महीने दिल्ली जा चढ़ते थे। तो वो सीरियस नहीं थे उस वक्त। फिर भी मैंने कोशिश की बार बार, और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कहा कि साहब मैं तो अपना इस्तीफा जेब में, और आज भी कह रहा हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगेगी कल मुझे कह देंगे तो मैं छोड़ दूंगा एकदम। मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ था, मैं लड़ झगड़ के गवर्नर हुआ।
तो मैंने कहा साहब मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये ऐसा मत करिए। खैर वो देर से बात समझ में आई, उनके बात समझ में आई, उन्होंने सॉरी कहा, अफसोस फील किया और वो तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन जो असली चीज़ है वो अभी रुकी हुई है, जिसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इससे नीचे दाम पे किसान की चीज़ जब बिकेगी तो सरकार उसमें दखल करेगी और उसको बचाएगी। वो अभी इन्होंने पास नहीं किया, कमेटी भी नहीं बनाई, जबकि इन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे। और ये आज का झगड़ा नहीं है। छोटू राम जी का नाम मैं नहीं जानता, कितने लोग जानते होंगे। वो जब पंजाब में मिनिस्टर थे तो मिलने आए थे वायसराय से, दूसरी बड़ी लड़ाई चल रही थी। वायसराय ने कहा कि चौधरी साहब मुझे बहुत गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी फसल है, जितना चाहिए दे देंगे। वायसराय ने कहा मैं 3 रुपये मन पे लूँगा। छोटू राम जी ने कहा कि गेहूं तो आप कितना ही ले लेना, लेकिन दाम तुम नहीं तय करोगे, दाम मैं तय करूँगा, और मैं 9 रुपये मन से 1 पैसा कम पे नहीं दूंगा। उन्होंने उनके चीफ मिनिस्टर को बुलाया, सर सिकंदर हयात खां चीफ मिनिस्टर थे, और उससे कहा भाई तेरा मिनिस्टर तो बहुत अनाड़ी ऐसे ऐसे कह गया। कहने लगे साहब कह नहीं गया, अगर उसने कह दिया तो किसान अपना गेहूं खेत में खड़ा जला देंगे, एक दाना आपको नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली छोटू राम जी ने जो तय किया वो दाम मिला। लेकिन अफसोस ये है कि आज भी दाम छोटू राम तय नहीं कर रहा, वायसराय तय कर रहा है, दिल्ली से तय होता है, और हमको कभी दाम सही नहीं मिलता है। हम जितनी चीज़ पैदा करते हैं उनके दाम कम होते जा रहे हैं, जितनी खरीदते हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि हमारी खरीदने की ताकत हर साल कम हो रही है। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तो खाना खा के हम लोग घूमने निकलते थे। एक कब्रिस्तान में एक कव्वाल कव्वाली गाता था, तो वो जो गाता था मैं उसे सुनने के लिए रुक जाता था। उसमें वो 2 लाइन गाता था, मुझे लगता था ये हमारे लिए गा रहा है। वो कहता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग। खंजर होता है जिससे मारते हैं, खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसानों का कत्ल तो इस तरह से होता है कि उसको पता भी नहीं चलता गरीब को। हर साल वो गरीब होता चला जाता है, और ये तब रुकेगा जब ये एमएसपी लागू हो जाएगी। अगर सरकार एमएसपी लागू नहीं करेगी तो पत्रकार बंधुओं में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी भयानक लड़ाई होगी सरकार और किसानों के बीच में कि ये सरकार उसमें ख़त्म हो जाएगी। इसलिए एमएसपी इनको लागू करना पड़ेगी। किस तरह से रहता है किसान, किन दिक्कतों में काम करता है, उसकी माँ बेटी बहनें सारी खेत में खड़ी रहती हैं, उसकी मेहनत का कोई वो लगाया नहीं जाता है मोल जब दाम तय होते हैं। तो ये एमएसपी बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी मान ले। अब मैं एक बात आप लोगों के लिए बोलने आया हूँ, और ये कि आपका समाज बड़ा ताकतवर, मैंने देश की सर्वश्रेष्ठ जातियों में से आप हैं, बड़ा ताकतवर समाज है। एक ही चीज़ की कमी है कि आप तालीम की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई की तरफ, और ख़ास तौर से बच्चियाँ, इन्हें तो खैर हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते, हमारा बस चले तो इनको पैदा ही ना होने दें। लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं तो ये बहुत दूर तक जाती हैं। मैं 5 स्टेट में गवर्नर रहा हूँ, जहाँ भी मैं कॉन्वोकेशन में जाता था वहाँ अगर 30 गोल्ड मेडल होते थे तो 20 लड़कियों के और 10 लड़कों के होते थे, सब जगह। तो मैं लड़कों को कहता था भाई साहब आप संभल जाओ, आप तो रोटी पोना भी नहीं जानते, ये सारे मेडल कुश्ती का, मुक्केबाजी का, टेनिस का ये लड़कियां ही ले लेंगी, और यहाँ भी गोल्ड मेडल लिए तो तुम क्या करोगे। लेकिन है ये हालत आज। तुम्हारा लड़का तो 17-18 साल का होते ही दारू पकड़ लेता है। आप लड़की से तो पूछते हो कहाँ गई थी, उससे नहीं पूछते कहाँ गया था। और नतीजा ये है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा। आप अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दो, आगे बढ़ाओ।
राजस्थान में मेरी बिरादरी के लोगों की एक ज़माने में घोड़ी पे नहीं बैठने देते थे। आज आरक्षण की वजह से इतने लड़के लड़कियां आरएस बने हैं और आईएएस बने हैं कि बड़े बड़े ठाकुर साहिबान हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, चूँकि वो तो उनको तो ताकत मिल गई। तो ये ताकत तब मिलेगी जब आप बच्चों को तालीम दिलाओगे। मैं एक घटना सब जगह बताता हूँ। अमेरिका की विदेश मंत्री थी कोंडालीजा राइस, दुबली पतली सांवले रंग की, शक्ल सूरत में साधारण से भी नीचे, लेकिन लीबिया के तानाशाह गद्दाफी को जब मारा गया और उसके दफ्तर में जब रेड हुई तो वहाँ उसकी डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा था कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब लिटिल कोंडी यानी कोंडालीजा राइस जो छोटी सी लड़की थी, वो जब अरब शेखों को धमकाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, अमेरिका की ताकत उसको पढ़ाई की वजह से मिली हुई थी। तो आपकी बच्चियों को भी वो ताकत दिलाओ कि ये बड़े से बड़े लोगों को धमकाना सीख जाए और धमकाना जान जाए। और बच्चों को भी अब हमारे यहाँ तो इतने बुरे रिवाज हैं, यहाँ तो मैं नहीं जानता, नोएडा में तो 4 छल्ले की तो गाड़ी मांगते हैं दहेज। 4 छल्ले की सुनी होगी आपने, वो लाखों रुपए की गाड़ी आती है वो। इसके अलावा 40 गांव का काज करते हैं। मैंने कहा भाई ये 40 गांव का जो भोज कर रहे हो, इससे तुम्हारा पुरखा कोई सूरजमल हो जाएगा, लेकिन कर्जे में चले जाएंगे, लेकिन 40 गांव की चिट्ठी फाड़ेंगे। मेरा एक साजी था, बर्बाद हो गया इसी में, रोता हुआ आया मेरे पास। मैं क्या हुआ? कहने लगे जो बिरादरी वाले नहीं माने, उन्होंने 40 गांव की चिट्ठी पढ़वा दी। मैं साले डूब के मर जाता, क्यों फाड़ी तेन? तो ये काम छोड़ो। दूसरे में अभी हनुमानगढ़ गया था, वहाँ हमारी बिरादरी के कुछ गांव में वहाँ के लोग आए और उन्होंने कहा गवर्नर साहब अपने भाषण में ज़रा जिक्र कर दो कि घर में 2 आदमी है और मकान 15 कमरे का बना रहे हैं, हवेली ठोक रहे हैं, कोठी ठोक रहे हैं, इनमें से क्या निकलता? मैं तो जब MP MLA मिनिस्टर सब रह लिया था तब भी दिल्ली में 2 कमरे के मकान में रहता था। मुझसे मिलके जब चौधरी साहिबान नीचे उतरते थे तो आपस में कहते थे भाई क्या आदमी 2 कमरे के तो मकान में रह रहा है, हमने तो कोठी ठोक रखी है। मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि वो कोठी तुम्हारे काम नहीं आएगी, ये 2 कमरे का मकान मेरे काम आएगा। अगर मैं 2 कमरे के मकान में ना रह रहा होता तो मैं प्रधानमंत्री से पंगा नहीं ले सकता था किसानों के सवाल का। वो आज इसलिए ले सका हूँ कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और जांच के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तो ये बड़े बड़े घरों की बात छोड़िए, सारा पैसा अपने बच्चों की तालीम पे लगाइए और ख़ास तौर से इन बच्चियों की तालीम पे लगाइए। इनमें संभावना है, ये पढ़ाई में ध्यान देती हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और दहेज से बचिए, काज से बचिए, इन सारी चीज़ों से अलग होके अपनी कौम को तरक्की के रास्ते पे ले जाइए। आपकी कौम की तरक्की की इतनी संभावनाएं हैं जितनी और किसी की नहीं है। आप ये देखिए कि जब ये जातियां आई होंगी कहीं से तो सबसे खराब एरिया में गुजर लोग बसे थे। सब नदियों का जितना खादर है उसमें रहते थे, ये गाय भैंस का काम करते थे। बढ़िया ज़मीनें भी इनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने में 3-4 ज़िले हमारे हैं जिनमें सिर्फ दूध का काम करके करोड़पति हो गए लोग। आज उनके बच्चे देहरादून में पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपके अंदर कुव्वत है करने की, वो करिए, आगे बढ़ाइए, बढ़िया खेती करिए, बढ़िया मकान मत बनाइए, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाइए और ये बताइए कि मेरा बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। और वहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ देश में अभी भी तालीम पे कोई तवज्जो नहीं है। लंदन में जब बड़ी लड़ाई चल रही थी जिसको विश्व युद्ध कहते हैं, तो उसका बजट पेश हो रहा था। तो उस बजट में सब मदों में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं हुई। तो लोगों ने कहा कि साहब इसमें कटौती क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री ने कहा
कि युद्ध में जो मकान गिर जाएंगे वो दोबारा बन जाएंगे, जो कारखाने तहस नहस हो जाएंगे वो दोबारा बन जाएंगे, जो सड़कें और पुल टूट जाएंगे उनको दोबारा तामीर कर लेंगे। लेकिन अगर एक पीढ़ी बर्बाद हो गई तो वो दोबारा खड़ी नहीं की जा सकती है। तो जिन कौमों का ये एटीट्यूड था, ये रुख था, उन्हीं कौमों ने दुनिया पे राज किया। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि रुपया जोड़िए मत, दहेज दीजिए और लीजिए मत, और ये जो आपका काज है इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, और पहले बच्चियों की और फिर बच्चों की बढ़िया से पढ़ाई करिए। लड़की से तो पूछते हो कहाँ गई थी, लड़के से नहीं पूछते कहाँ गया था। उसको धमका के रखिए और उसको कहिए कि पढ़ो, और वो पढ़ता नहीं है, वो ये देख लेता पिताजी का कितना ब्योंत है, मुझे क्या करना है पढ़ के, लेकिन वही रह जाता, फिर आगे नहीं बढ़ता वो। अगर उसे आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। मैं ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बन रहा है ये बड़ी चीज़ होगी आपके लिए, यादगार चीज़ होगी आपकी कौम के लिए। इसमें दिल खोल के दान दीजिए, मैं भी इसमें जितना मेरा मौका होगा मदद करूँगा, और अगले बार जब आऊँगा तो चाहूँगा तब तक ये बन जाए। बड़ा काम किया इन लड़कों ने। बैसला जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और उनकी याद मुझे भी बहुत आती। आज मैंने उनके सुपुत्र को देखा तो मेरी आंख भर आई और वो मुझे याद आए। शानदार आदमी थे। रेल की पटरियों पे, ठंड के महीने में रेल की पटरियों पे लेटा रहा, लेकिन अपनी बात मनवा के खड़ा हुआ। इतना इरादे का धनी आदमी था। कोई उसे खरीद नहीं पाया, कोई लालच हिला नहीं पाया, कोई धमकी डरा नहीं पाई। तो उस तरह के बनो, उनके रास्ते पे चलो। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी, फिर मैं कहूँ, बहुत शानदार कौम है। किसानों में सबसे मेहनती, सबसे जुझारू, सबसे लड़ाकू कौम है। अगर आप तालीम और अपने बच्चों को दिला दोगे तो कोई सीमा नहीं है कहाँ तक जाओगे। यही कह के मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मुझे यहाँ के बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी जाति का हूँ। मैं आप ही का हिस्सा हूँ और इसी तरह से रहूँगा। आपके सवालों पे, आपकी लड़ाइयों में, विजय जी मैं आपके हर दुख सुख में इसी तरह से खड़ा रहूँगा और अपने लोगों को आपके साथ जोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।